हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 18th वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कह रहा वो कि फिर से वो दोहराता हूँ कि आजकल बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए मुझे भी बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग जो समझ में आता है जितने अच्छे से, तो उस पर अच्छे कमेंट्स भी लिखें ताकि फर्दर लोग उससे देखकर गाइडलाइन प्राप्त करें कि इसको देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब आगे का। आज का टॉपिक फिर इसमें अब वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, आपको याद होगा वो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो ऐसे तो इससे इनविजिबल लाइंस निकलता है। पढ़ाए थे पहले, समझाए थे इसे। और कोई अगर निगेटिव है तो उसमें यही लाइन से टर्मिनेट होता है, इसे कहते हैं टर्मिनेट होना। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ओरिजिनेट होना, और उसके लिए कहते हैं टर्मिनेट होना। लाइन से ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव है चार्ज है। लाइन से टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज है। ये जो लाइन्स है वो इन्हीं लाइन के चलते, अगर दो प्लस चार्ज ले लीजिए, दो प्लस चार्ज है Q1 Q2, तो देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से लड़ जाएगा। लाइन से अपोज और इस केस में बनता है रिपल्सन। अगर दोनों निगेटिव भी रहता तो भी यही होता। वो दोनों निगेटिव रहता Q1 Q2 तो भी इस केस में दोनों अपोज कर रहा है, रिपल्सन ही बनेगा इस केस में। अगर एक प्लस रहता Q1 और एक माइनस रहता Q2 तो इसमें से ओरिजिनेट हुआ और इसमें टर्मिनेट हुआ। इस केस में या कोई कहे कि सर माइनस Q1 रहे और प्लस Q2, तो कह रहा है कि इस केस में भी प्लस से ओरिजिनेट हुआ और माइनस में टर्मिनेट हुआ। देख रहे, इन करने को कहते हैं टर्मिनेट होना, इसीलिए उसको हम अलग से उधर बता दिए। इस केस में होता है अट्रैक्शन, यानी कह रहा है कि यही लाइंस जो है रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को एक साथ अगर बोले हैं वो, तो वर्ड यूज़ करते हैं इंटरैक्शन। रिपल्सन और अट्रैक्शन, तो दोनों को एक साथ अगर यूज़ करें तो इंटरैक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि चार्ज के इंटरैक्शन के लिए जो जिम्मेवार लाइनें होती है, ये दिखता नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक है, सिर्फ समझने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चार्ज को समझने के लिए, चार्ज के इफ़ेक्ट को समझने के लिए यूज़ करते हैं, वास्तव में नहीं होता है। तो कह रहा है कि ये तो इमेजिन करते हैं कि ऐसे बिहेव करेगा चार्ज का व्यवहार ऐसा होगा, और उस व्यवहार को समझाने के लिए इन लाइनों की कल्पना की जाती है। तो कह रहा है कि डिफिनीशन तो क्लियर हो गया, जितना समझे उससे देखे इसे, कि इट इज़ इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स विच एक्सप्लेन द इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। लिख देते हैं आप कि इट इज़ द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स which explain interaction मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। देखो
ये काल्पनिक लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइंस है, जो दो चार्ज के बीच होने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सप्लेन करता है, समझाता है, उसका वैल्यू बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है, कैसे किधर की ओर लगेगा फोर्स है, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वे। अब चलो, अब जो सीखे उसको सेकंड पॉइंट में समेटते हैं। जो सीख रहे थे वो उसी को सेकंड पॉइंट बना देते हैं। देखो कहाँ से निकलता है, इट ऑरिजिनेट क्या वो, या इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है। देखो वहाँ पॉजिटिव है चार्ज एंड टर्मिनेट्स या कहें एंड्स ऑन निगेटिव चार्ज है। तो इसमें कुछ नयापन तो हुआ नहीं, देख रहे हैं सब, ठीक है, निगेटिव चार्ज है। अब अगर वो तो सामने ही, अब देखो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, तो ये तो एकदम हल्का वाला बात बना, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव पे ख़त्म हो जाएगा। चलें आगे, कह रहे हो कि अगर एक प्लस और प्लस चार्ज यहाँ लेके दर्शाएं इसे, और यहाँ माइनस चार्ज लेकर दर्शाएं, तो ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर निगेटिव पे टर्मिनेट हुआ। यहाँ से ऐसे निकला, पॉजिटिव से ओरिजिनेट है, इधर से भी ऐसे, यहाँ से ऐसे लिखे, ये बना हो कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा और निगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। इन एरो को ध्यान से देखा हो, यही सेम चीज़ हम लोग को मैग्नेट में भी पढ़ना रहता हो। अगर ये मैग्नेट रहता इस तरह का, देखें ये चुंबक है, मैग्नेट है, उस केस में क्या क्या सिचुएशन होगा, नॉर्थ पोल और इधर क्या हो गया, साउथ पोल। इसमें भी सेम, जैसे इलेक्ट्रिक में जानते हो ना कि चार्ज जैसे अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, आकर्षण विकर्षण होता है, वैसे ही मैग्नेट में भी होता है। तो स्वाभाविक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है दो मैग्नेट को जो है अट्रैक्ट और रिपेल करवाने के लिए। तो इन बातों को मैग्नेट में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मैग्नेट में नॉर्थ है जो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और साउथ को हम लोग नेगेटिव की तरह कंसीडर करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। हालांकि मैग्नेट में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, लेकिन समझने के लिए नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है फ्लैक्स है, और साउथ पे टर्मिनेट होता है। देखो ऐसे नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ पे टर्मिनेट होता है। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाता है वो, ये मैग्नेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए पढ़ा है, साउथ से नॉर्थ गया। यानी आप इस लूप को देखें, यहाँ से इधर आया, ऐसे आया, और फिर यहाँ साउथ से नॉर्थ जा रहा है ऐसे। यानी ये तो कंप्लीट, इसको अगर पूरी तरह से दर्शाएं कि सर्कल के रूप, एक साइकिल के रूप में एग्जिस्ट किया ऐसे। देख रहे मैग्नेट के केस में नॉर्थ से साउथ है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है। यानी पूरा इसको दर्शाएं लाइंस को, ये क्या है वो, ये जो दर्शा रहे हैं ये है मैग्नेटिक लाइंस है ऑफ फोर्स है। तो ये लाइंस को बाहर दर्शाएं, तो ये लाइंस इस तरह से, लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, लाइंस जो है क्लोज लूप बनाता है, लाइंस फॉर्म। जबकि चार्ज में आप देखा हो, चार्ज में अगर उन्हीं लाइन को दर्शाएं तो कह रहा है कि इधर से ये चार्ज गया, प्लस से माइनस है, एक ऐसे एरो है, और फिर एक इसको भी मिला दें तो ये भी ऐसे ही एरो है, क्लोज नहीं बना वो। देखो इधर हाफ इस डायरेक्शन में और हाफ ऐसे उल्टा, ये गया इधर
कैसे, क्लॉकवाइज, तो ये नीचे वाला ये जो डायरेक्शन है उसका उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है। यानी कि इस केस में ये क्लोज लूप नहीं है। लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो ये नॉलेज की बात हो गई वो एक है। सिंपल ये तो सीख ही गए कि ओरिजिनेट और टर्मिनेट होना, लेकिन उसके अलावा ये चीज़ सीखना भी बहुत ज़रूरी कि चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाता, जबकि मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्लोज लूप बनाता है। क्लोज लूप मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते हुए जहाँ से चले वहाँ पहुँच जाना। देखो यहाँ से पेन रख के चल रहे हैं, यहाँ से चले ऐसे साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ है, फिर पहुँच गए। जबकि चार्ज में नहीं संभव है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस ऐसा कुछ होता ही नहीं है। माइनस से प्लस नहीं जाएगा, ऊपर में भी प्लस से माइनस आएगा। तो ये अंतर है कि क्लोज लूप नहीं बनाता। सीखे। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे अब कि लाइंस जो है ओरिजिनेट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चार्ज्ड सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइन से उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है। इसी बात को पॉइंट बनाएंगे, तो लिख दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में अब हम लोग इसको मेंशन कर दें कि इट इमर्जेस और टर्मिनेट्स परपेंडिकुलरली ब्रैकेट में लिख दें वो नॉर्मली, उसी को कहते हैं नॉर्मली टू द सरफेस, टू द चार्ज्ड सरफेस। In case of a spherical charge, it emerges or terminate radially, and in case of plane surface, it emerges or terminates perpendicularly। ऐसे कह रहे हो। इन बातों को सीखे समझाए यहाँ। कह रहे कि अगर ये प्लेन सरफेस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इससे ये लाइंस निकलेगा। ये जो डायरेक्शन दर्शा रहे हैं यही डायरेक्शन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जबकि अगर निगेटिवली चार्ज्ड रहता सब तो इसी में टर्मिनेट होता, लेकिन जो भी होता परपेंडिकुलरली होता। अगर स्फीयर है वो चार्ज्ड स्फीयर है प्लस है, तो इससे पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, तो कह रहा है इससे निकलेगा रेडियली आउटवर्ड, ऐसे यही परपेंडिकुलर होता है इसका। ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और अगर निगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर है माइनस वाला, तो इसमें भी परपेंडिकुलरली उसी तरह जाएगा, लेकिन टर्मिनेट होगा, ओरिजिनेट न होके टर्मिनेट होगा। तो इसी बात को सीखे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है अपने सरफेस के परपेंडिकुलरली या तो निकलता है या ख़त्म होता है, दोनों, लेकिन जो होता है परपेंडिकुलरली ही होता है। ठीक है। सीखे पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट से परपेंडिकुलरली टू द सरफेस है।
परपेंडिकुलरली टू द सरफेस है। फोर्थ पॉइंट में अब सीखेंगे अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग डिपेंड्स ऑन a strength of चार्ज। स्वाभाविक है, वो चार्ज जितना बड़ा होगा उससे लाइन्स उतना ज़्यादा निकलेगा। जैसे यहाँ दर्शाएं कि अगर ये +3Q चार्ज है तो इससे निकलने वाला लाइन्स है, और ये -Q चार्ज है तो ये लाइन्स दोनों में अंतर होगा। चार्ज जितना है और उसी रेशियो में लाइन्स निकलेंगे। कह रहे हैं कि इट इज़ गिवन बाई इलेक्ट्रिक लाइन्स इक्वल टू चार्ज बटा परमिटिविटी कांस्टेंट फाई। इलेक्ट्रिक लाइन्स को फाई से दर्शाते हैं, वो चार्ज क्यू और एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, फाई प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो क्यू का। तो ये लिखे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रहा है या ख़त्म हो रहा है वो चार्ज के स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा। चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ज़्यादा, चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक लाइन्स कम। अब फिफ्थ पॉइंट में पढ़ेंगे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्वाभाविक है, वो चार्ज से जितना घना होगा लाइन्स, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत उतना ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर अगर इस तरह लाइन्स को दर्शाएं हम लोग, ऐसे लाइन्स को दर्शाया, वो तीनों जगह सेम एरिया अगर बनाए, देखो इतना बड़ा एरिया बनाते हैं, उतना ही बड़ा यहाँ भी बनाते हैं और उतना ही बड़ा यहाँ भी बनाते हैं। तीनों एरिया सेम है। ठीक है, पॉइंट का नाम दे दिए इसे अब ए बी और सी, ए बी सी। तीनों पॉइंट पर देखो ए बी और सी, एरिया सेम है लेकिन लाइंस कहाँ पे ज़्यादा है वो तो खुली आंख से देख के बता सकते हैं। ए पर लाइंस ज़्यादा है यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, बी पर उससे कम है और सी पर सबसे कम है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है उसी एरिया में, यहाँ उतना ही एरिया में 1 2 3 4 है और यहाँ उतना ही एरिया में 2 है, यानी कि लाइन्स घटे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके साथ घटता चला जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ऐसे इस पर खूब सारा न्यूमेरिकल रहता है, बहुत जगह ऐसे करके देगा। फिर यहाँ से बना दिया, यहाँ से एक सीधा ले गया, फिर यहाँ से गए और ऐसे यहाँ पर ए बी सी, मान लो इस तरह का अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, दोनों जगह सेम सिचुएशन है, जबकि बी पर कम है तो ये बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो ये सब चीज़ों को भी ऐसे न्यूमेरिकल में आपको बनाने के लिए देगा। कई बार इस तरह से डायग्राम दे दिया और ऐसे पूछ रहा है कि ए और बी में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा,
तो यहाँ लाइंस घना है, कम एरिया में ज़्यादा लाइंस है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। सीखे अच्छे से एकदम, ठीक है। कंफर्म करें इसे, आगे चलें। जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ लाइंस कम होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें अब, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स gives the direction of electric field at a given point। या ऐसे लिखो, बस वो ये लिखना जरूरी नहीं था। देखो अगर यहाँ प्लस चार्ज है और इससे निकल रहा है ये माइनस चार्ज है, ऐसे एक फ्लक्स को अपने दर्शाया इस तरह से, ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रहा है। देखना वो इस ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पे और यहाँ सी पॉइंट पे, तीनों जगह ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है इस पर जो टेंजेंट खींचेंगे यहाँ से, ये देगा ये, यहाँ बी पे दिया वो ये टेंजेंट खींचे ई बी, और यहाँ सी पे ऐसे लिखे ई सी, यानी ये बराबर हो गया टेंजेंट टू द लाइंस और बराबर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। सेम वे में ये भी क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट टू द लाइंस और बराबर डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर रहेगा, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो ये समझे कि किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पर खींचा गया टेंजेंट लाइन ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उस दिए हुए पॉइंट पर। जैसे ए पर टेंजेंट खींचे, ये जो डायरेक्शन दिखाए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ए पॉइंट पर, बी पर टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बी पॉइंट पर। तो चलो सीखे इसको, ओके करें। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। कह रहा है एक चार्ज अगर यहाँ से लिए हो प्लस क्यू, इससे दो लाइंस ऐसे निकला, एक और ऐसे निकला और कट कर गया। मान लो कट कर गया, कट करेगा नहीं, वही बात साबित करना है। तो मान लिया कट कर गया, तो ए पर इसके हिसाब से टेंजेंट खींचे तो ये डायरेक्शन हो गया E1, और इससे टेंजेंट खींचे तो ये डायरेक्शन हो गया E2। कह रहा है कि एक ही चार्ज Q के चलते, कह रहा है कि एट ए लाइन्स इंटरसेक्ट, hence two direction of E electric field exists, since charge is since lines are due to single charge, hence two field never exist, that is lines do not intersect। इसी बात को अब ऊपर लिख दिया था मैंने कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम सेम चार्ज डू नॉट इंटरसेक्ट because if they intersect then two direction of electric field exist at same point and due to same charge which is not possible। अगर लाइन से एक दूसरे को कट करता है तो एक ही बिंदु पर एक ही चार्ज के चलते दो को इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। तो इतना सीखे।
So the electric lines of force will not pass through the conductor but it will pass through insulator। कह रहे ऐसे अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं बीच में कंडक्टर रखते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं करेगा, लेकिन अगर इंसुलेटर रख दे रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट बना दिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नॉट पास थ्रू कंडक्टर बट पास थ्रू इंसुलेटर है। सीखे इसे, तो आसान है एकदम से पॉइंट, ये सब तो ध्यान ही रखना होगा सब चीज़ पॉइंट वाइज है। चलो लास्ट पॉइंट एक और बताते हैं। कर वो बात ये है, इसे समझना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है अकेला और निगेटिव तो इससे 90 डिग्री पे निकलेगा ऐसे। अगर निगेटिव चार्ज है अकेला तो उससे भी टर्मिनेट होगा ऐसे 90 डिग्री पर। लेकिन कह रहा है कि अगर चार्ज यहाँ पर है Q1 और एक चार्ज है -Q2, तब जो ऐसे चार्ज जाएगा तो यहाँ जो ओरिजिनेट होने का एंगल हुआ अल्फ़ा, या फिर यहाँ जो टर्मिनेट होने का एंगल होगा बीटा, तो कह रहा है ये एंगल डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पे। तो इसको एक पॉइंट बना दीजिए, एंगल ऑफ इमर्जिंग एंड एंगल ऑफ टर्मिनेटिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। ये बात लिखा, कितना पर ओरिजिनेट होगा टर्मिनेट होगा ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पर। देखो अगर चार्ज ज़्यादा है तो एंगल बड़ा, चार्ज कम है तो एंगल छोटा। तो ये अकेला रहे तो 90 डिग्री पे होगा, ये बात ध्यान रखना है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ। अकेला चार्ज हो तो 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होगा टर्मिनेट होगा। दो चार्ज इस तरह दिखाएं, एक अल्फ़ा एंगल एक बीटा, तब ये वाला रूल लागू।